बिहार के चुनाव में ये बात देख के सुकून लगा। महिलाओं से जब हमने पूछा कि आप वोट क्यों देंगे, तो उन्होंने यही कहा कि नीतीश चाचा को वोट हम क्यों ना दें। कम से कम 300 महिलाओं ने एक स्वर में, एक सुर में यही कहा कि नीतीश चाचा हमें बहुत ही प्रिय है। जैसे ही हम वहां पर एयरपोर्ट पे गुजरे, जो छवि बिहार को लेकर थी, वो पूरी तरह से बदल गई थी। मुस्लिम मतदाताओं में एक अजीब सी बेचैनी उनको लग रही है, क्योंकि आज वो अपनी हैसियत, राजनीतिक हैसियत खोज रहा है। सर, नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित किया? वो कहते हैं ना कि आप सिर्फ देखे ही नहीं जाते, आप महसूस भी किए जाते हैं। प्रशांत किशोर ने एक नब्ज पकड़ ली है। तो सीमांचल का मुसलमान क्या नीतीश की तरफ है? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, स्वतंत्र पे बिहार इलेक्शन 2025 की लगातार कवरेज जारी है और इसी के सिलसिले में हम आपको कई लोगों से मिलाते हैं, जर्नलिस्ट से मिलाते हैं, वहां के कार्यकर्ताओं से मिलाते हैं, वहां के नेताओं से मिलाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता करने वाले लोगों से मिलाते हैं कि हकीकत आपको पता चले। क्योंकि आज का दौर ऐसा दौर है कि खबर पक्ष की हो गई है। हर इंसान अपनी खबर बताता है। जैसे कि नरेश जी ने कहा था कि हर इंसान मोबाइल, अपनी टीम लेके चलता है और खबरों की जगह अपना पीआर चल रहा है। तो ये चल रहा है, लेकिन स्वतंत्र की ये हमेशा से कोशिश रही है कि असली खबर क्या है वो आपको बताएं। और असली खबर बिहार की इस वक्त क्या है, तो आप देख सकते हैं हमारे बराबर की स्क्रीन में वरिष्ठ सहयोगी नरेश वत्स हैं, जो ब्रॉडकास्ट मंत्रा के एडिटर हैं। हमारे साथ कई साल काम भी किया है नरेश जी। नरेश जी जमीनी पत्रकार हैं, जो जमीन पर काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, उनसे जानते हैं और उनसे खबरें और क्या चल रहा है सियासत में, दुनिया में, वो बताते हैं। नरेश जी इस वक्त इसलिए हमारे साथ हैं क्योंकि नरेश जी हाल ही में अभी बिहार से लौटे हैं। तो क्या देखा नरेश जी ने, और जो पहले चरण का मतदान है जिसमें ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है, 64.66% हुई है, महिलाओं की भागीदारी जबरदस्त है, युवाओं की भागीदारी जबरदस्त है। पटना में वोट कम हुए हैं और जो गांव के इलाके हैं वहां पर वोटिंग ज्यादा हुई है। इन सब का क्या मतलब है? और सबसे बड़ी बात, जो इस वक्त सोशल मीडिया में चल रहा है, हर यूट्यूबर, हर पत्रकार बता रहा है, उन बातों पे क्या सच्चाई है, ये सब हम जानेंगे। नरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने द स्वतंत्र के लिए वक्त निकाला। नमस्कार हैदर जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपके जो चैनल का नाम है वो स्वतंत्र है, लेकिन नाम की जो है, नाम प्रतीकात्मक हो गया है। नाम स्वतंत्र है, लेकिन काम जो है वो उसके पीछे हो रहा है। शायद यही पत्रकारिता का एक, जो अभी इस समय से एक तरीका बन गया है। पत्रकारिता भी अब पत्रकारिता ना रहकर 140 करोड़, मैं तो ये कहता हूं कि 140 करोड़ जनता पत्रकार बन गई है। और ये सारी देन है सोशल मीडिया की, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने जो एक क्रांति की है, उसे हर हाथ में जो मोबाइल है, वो एक सूचना देने का जरिया बन गया है। लेकिन पत्रकार क्यों अहमियत होती थी पत्रकार की, या पत्रकार के पास क्या था? क्योंकि वो पत्रकार संतुलन से मूल्यांकन करता था खबरों का। तो ऐसे में जो पत्रकार की भूमिका थी, उसकी एक छवि थी, उसका समाज में एक उसकी प्रतिष्ठा थी। लेकिन आज के दौर में ये जो छवि है, ये पूरी तरह से धूमिल होती जा रही है। हम बात करेंगे कि आखिर सोशल मीडिया पर जिस तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, आप देखिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम हर टेलीविजन चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर डिबेट देखते हैं। प्राइम टाइम पर पूरा देश बैठ जाता है वो डिबेट देखने का। तो मैंने एक चीज ये देखी है कि विज्ञान और अध्यात्म, ये दो बड़े पहलू हमेशा से रहे हैं। लेकिन आज की जो मौजूदा व्यवस्था है, अगर मैं उसको देखता हूं कि हमारे संतों ने, हमारे विचारकों ने, हमारे चिंतकों ने ये बहुत पहले कहा था। मैं ये नहीं जानता कि ये शेर किसने लिखा है, लेकिन
जो भी लिखा है वो उसने किसी अपने अ, अ, देव को लिखकर अपने जो उसके था उसको लेकर लिखा था, उसको रिझाने के लिए लिखा था। लेकिन आज ये जो शेर है वो हमारी पत्रकारिता के दौर पर बहुत ही सटीक बैठता है। वो कहता है कि तफ़सीली की बहस में खुदा नहीं मिलता, डोर तो सुलझा रहा हूँ पर सिरा नहीं मिलता। अच्छा नरेश ठीक है। जी, ये आप बहुत अच्छी बात की। वो शेर एक बार फिर से सुनाइएगा, क्या आपने कहा? देखिए किसने कहा था कि तफ़सीली की बहस में खुदा नहीं मिलता, डोर तो सुलझा रहा हूँ पर सिरा नहीं मिलता। हमारे जो प्राइम टाइम जो एंकर हैं और यूट्यूब पर प्राइम टाइम में बैठ जाते हैं कि हम सामाजिक न्याय की और वो विकसित भारत की और नफ़रत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलने की कि हम इसकी डोर को सुलझाएँ। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो पूरा प्रोग्राम हम देखते हैं, तो वो डोर सुलझती नहीं, उलझती जाती है। एंकर तीखे होते जा रहे हैं उनकी भाषा और जो प्रवक्ता है उनकी भाषा भी कहीं न कहीं तीखी होती जा रही है। ऐसे में कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किस नैरेटिव से बोल रहा है, उसका एजेंडा पत्रकारिता है या फिर किसी को अपने विशेष नेता को रिझाना है। ये एक बड़ा सवाल है। तो आज के समय में जो आपने स्वतंत्र कहा है, तो उसका यही है कि जो लोग अब स्वतंत्रता की अगर हम परिभाषा देखें तो उसमें होता है कि जो स्वयं में स्थित हो जाए। क्या पत्रकार पत्रकारिता में स्थित है या फिर किसी बड़े नेता के साथ जो है वो उसकी आवाज को उठाने में लगा है और बड़े-बड़े लोग जो हैं इस चीज में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में आपका चैनल सच खोजने की बात कर रहा है, खोज रहा है, ये बहुत ही आप बधाई के पात्र हैं। शुक्रिया नरेश जी। अब हम ये जानना चाहेंगे, हमने आपकी रिपोर्टें देखी थी बिहार से जो आपने किया था और आपने महिलाओं से काफ़ी बातें की थी और नीतीश का गाना जो वहाँ की गाँव वाले थे वो गा रहे थे और इस वक़्त जो चुनाव का पहला चरण हुआ है उसमें महिलाएँ उसी तादाद पर आई हैं जिस तरह की आप ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे, जो बाकी चैनल्स और सोशल मीडिया में भी नहीं दिखाया जा रहा था। तो क्या सच में ज़मीन पर जो अगर महिलाओं से बात की है नीतीश जी की, क्या इतनी मज़बूत पकड़ है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बिहार के चुनाव में ये बात देख के सुकून लगा कि अभी तक हम जो सरकारी योजनाएँ लगातार सरकारें क्योंकि चाहे सरकारें कोई भी रही हो, वो अपने स्तर से जो है, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है क्योंकि वोट ही वो इसी मैंडेट के आधार पर लेती हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है नीतीश कुमार का, 20 साल का उनका शासनकाल और जो महिलाएँ हैं, महिलाओं से जब हमने पूछा कि आप वोट क्यों देंगे? तो उन्होंने यही कहा कि नीतीश चाचा को वोट हम क्यों ना दें? हम बच्ची थी जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते तो उन्होंने हमें साइकिल दिया। फिर हमें आजीविका के लिए उन्होंने जीविका का जो है वो योजना शुरू की, फिर उन्होंने शराबबंदी की। तो यानी कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के जीवन में एक नई रोशनी जो दी है। नीतीश कुमार का जो भले ही वो कितनी भी उनको पलटू राम कहें, लेकिन अगर आप ज़मीनी हकीकत पर देखें, नीतीश कुमार को महिलाओं के पक्ष में जाना जाता है। आपको याद होगा कि जब महिला आरक्षण का बिल आया था और शरद यादव उस समय जब उसका महिलाओं के आरक्षण को लेकर विरोध किया था, तो नीतीश कुमार ने वो तब भी स्टैंड लिया था। तो इसलिए अच्छा ये लगा कि कम से कम महिलाएँ हैं, वो कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। तो पत्रकार को भी और ज़मीन पर भी जो सर्वे कर रहा है, उनको एक लाइन मिलती है कि आखिर जनता का मिजाज क्या है। तो मैंने जो झाझा विधानसभा क्षेत्र है, उसका जो पश्चिमी टोला है पिपरा का, वहाँ पर कुछ लोगों से और कुछ महिलाओं से बात की, कम से कम 300 महिलाओं ने एक स्वर में, एक सुर में यही कहा कि नीतीश चाचा हमें बहुत ही प्रिय हैं और वो पूरी जब वोट डालने जाएँगी, तो अपने लोक गीत और लोक संगीत के साथ जाएँगी। सर, एक चीज़ हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए, आपकी जन्म और कर्म भूमि नॉर्थ इंडिया रहा है, जिसमें हरियाणा और दिल्ली में आपने ज़्यादा काम किया, चंडीगढ़ में पंजाब को लेकर। जब आप
पटना उतरे, जब आप बिहार पहुंचे, तो एक हरियाणवी, एक दिल्ली के पत्रकार को बिहार चुनाव के वक्त कैसा दिखा? आपके लेंस ने क्या देखा और आपके दिमाग ने क्या सोचा? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, हालाँकि इस बार जो बिहार और हरियाणा का जो कनेक्शन है, वो तो बहुत बड़ा है। आपने वो चर्चा भी सुनी होगी कि जब आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के जो टिकटों का बँटवारा हो रहा था, तो तब ये आवाज़ आ रही थी कि एक हरियाणा का वहाँ पर बैठा हुआ है, जो टिकटों में बँटवारा कर रहा था। तो मुझे भी लग रहा था कि मैं जा तो रहा हूँ, शायद वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो क्लैश होगा या कुछ चीज़ें होंगी, गुस्सा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही हम वहाँ पर एयरपोर्ट पे गुज़रे, जो छवि बिहार को लेकर थी, वो पूरी तरह से बदल गई थी। एयरपोर्ट पर देखते ही एक आपको एक नए तरह का जो पटना है, नए तरह का जो एयरपोर्ट है, वो देखा और उसके बाद हम जब जमुई गए सड़क के रास्ते से, तो फिर वो देखा कि जैसे हम कहीं मुंबई में चल रहे हैं, नरीमन पॉइंट। कितनी बेहतरीन सड़कें, गंगा पर पुल जो है, वो वहाँ पर बने हैं। लेकिन जैसे ही हम झाझा से थोड़ा-सा आगे निकलते हैं, तो फिर हमें उस पुराने बिहार की जो है, वो तस्वीर दिखती है। और जो आपने हरियाणा और बिहार के जो कनेक्शन की बात कही और कहा है, देखिए एक बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपको भी शायद सुनना होगा कि जब हम हरियाणा में क्योंकि आपको पता है कि मुझे भी जब पत्रकारिता के दौर में मैं वो आपको ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव में की मैं बात कर रहा हूँ इसको नहीं देना क्योंकि ये एक चर्चा का नहीं एक सिर्फ महज एक लाइटर वेन में मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जब मैं पत्रकारिता के लिए दिल्ली आया था और तो मुझे मेरे जो संगी जो साथी थे जो वरिष्ठ साथी थे उन्होंने दो बातें जो आज भी मेरे जहन में देखी जा रही है। मैं तो उनको एक गुरु के वाक्य के रूप में देखता हूँ, लेकिन आप उसको एक जिस तरह से लोग जाति का भेदभाव होता है, उसको एक राज्य के रूप में भी भेदभाव के रूप में देखते हैं। तो जब मेरे एक वरिष्ठ संपादक थे, तो उन्होंने मुझसे पहले ही दिन पूछा था कि यार नरेश, तुम निक्करधारी हो क्या? तो ये निक्करधारी शब्द मैंने पहली बार सुना था कि ये मैंने उसको बड़े मैंने कहा सर मैं निक्कर तो डाल के नहीं आता हूँ, मैं तो खूब मैंने तो नई पैंट और नया वो सब लेके डाल के आता हूँ। तो बाद में पता कि वो ये देख रहे थे कि ये क्या आरएसएस की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये मेरे सरनेम से, तो उन्होंने ये टोह लेने की कोशिश की। और दूसरे एक साथी ने कहा कि अरे नरेश, ये हरियाणा के लोग पत्रकारिता कब से करने लगे? ये तो एग्रीकल्चर करते थे। और आज का दौर देखिए, आज एग्रीकल्चर हमारी ताकत है, पत्रकारिता हमारी ताकत है। तो यानी कि ये जो विमर्श है, ये विमर्श सदा से हमारे समाज में रहा है। तो आज जो हम देख रहे हैं, ये वो अब पूरी तरह से एक वट वृक्ष बन चुका है और उस वट वृक्ष की जो पूरी जानकारी है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है। सर, वो अब आपने सारी बातें कर दी हैं, आपका टी-शर्ट ग्रीन कलर की है और ग्रीन आप किसी एक समुदाय को बताया जाता है कि उसका कलर होता है। तो अगर पूछें कि आपने मुस्लिम समुदाय के साथ भी काफ़ी बातें की हैं, सब कुछ किया है, तो उनके मन में इस वक़्त क्या चल रहा है बिहार चुनाव में? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जहाँ तक ये जो मैंने ग्रीन टी-शर्ट पहनी है, ये एनवायरनमेंट के रूप में मैंने पहनी है, क्योंकि मैं प्रकृति के अनुरूप ही मानता हूँ कि हमारा जो पूरा है, वो प्रकृति के अनुरूप जीना है। किसी एक विशेष समुदाय या किसी एक विचारधारा के साथ जीना ये इसका अर्थ नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मुस्लिम समाज में और मुस्लिम मतदाताओं में एक अजीब-सी बेचैनी उनको लग रही है कि जैसे ही आपने देखा कि भाजपा ने लगातार मुस्लिम मुक्त जो उम्मीदवार की पहली सूची जारी कर दी और उसके बाद जो फिर एनडीए के जो उसके परिवार के सहयोगी सदस्य हैं क्योंकि जब आपका परिवार का अभिभावक जिसको बड़े भाई के रूप में कहेंगे जब वो मुस्लिम मुक्त जो कैंडिडेट है वो दे रहा है तो शायद लाइन वो भी उन्होंने पकड़ी लेकिन थोड़ा कम दिया और जहां पर ये जो कहा जाता है कि भाई राष्ट्रीय जनता दल या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस वो ये कहते हैं कि बीजेपी के डराने के बाद जो वहां पर झाझा से
प्रत्याशी हैं ओवैसी की पार्टी और चंद्रशेखर रावण के इरफान जो अंसारी इरफान मोहम्मद, उन्होंने ये बात कही कि 75 साल से हमने हर राजनीतिक पार्टी की दरियां बिछाई, उसकी बात की, लेकिन हमें उतना हक नहीं मिला और ये बेचैनी लगातार मुस्लिम वर्ग में बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज वो अपनी हैसियत, राजनीतिक हैसियत खोज रहा है। तो इसलिए एक डिवीजन है, एक नई छटपटाहट जो है वो मुस्लिम मतदाताओं में है, मुस्लिम नेताओं में है। सर, एक चीज़ और भी समझाइए हमारे दर्शकों को, आपने इतने सालों से पत्रकारिता से जुड़े हैं, सारे पार्टियों को आपने कवर किया है, उनके नेताओं की सोच, पार्टियों की विचारधारा को आप समझते हैं। सर, नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित किया? इसके पीछे क्या वजह आप समझ रहे हैं? जबकि अगर अगर देखा जाए, पहले जिस तरह से आपने भी देखा होगा कि उनको कुछ अस्वस्थ बताया गया, उनके वीडियो भी वायरल हुए कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जो चुनाव का अगर आप दौर देखेंगे तो सबसे एक्टिव, सबसे प्रभावशाली अगर कोई इतनी एज में काम कर रहा है, तो वो नीतीश कुमार कर रहे हैं बराबर। तो इसके पीछे की क्या वजह आप समझते हैं? इसको ज़रा दर्शकों को समझाइए। देखिए, एक ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि कोई भी इस समय जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टी सिमटती जा रही है, भाजपा जिस तरह से अपने राष्ट्रीय परिदृश्य पे आगे बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में नीतीश कुमार की जो पार्टी, क्योंकि उसको जो सीटें हैं वो भी कम मिली, तो उनका जो आंकलन था, वो कहते हैं ना कि आप सिर्फ देखे ही नहीं जाते, आप महसूस भी किए जाते हैं। नीतीश कुमार को भाजपा ने जो अपने बड़े लेंस से उनको देखा, तो उनको लगा था कि शायद ये जो पार्टी है वो सिकुड़ रही है, क्योंकि टीटी कम है। लेकिन जब जमीन पर गए तो नीतीश कुमार को लोगों ने दिल से महसूस किया है, क्योंकि 20 साल से जो उनकी एक छवि रही है, वो पूरा उन्होंने बिहार को लेकर जिस तरह से काम किया है, वो लोगों पर, महिलाओं पर छाया हुआ था। तो इसलिए उसको बाद में जो है आपने देखा होगा कि क्या धीरे-धीरे ये भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा, राजीव प्रताप रूडी ने भी कहा, अब तो ये स्पष्ट हो गया है और नीतीश कुमार ही अगर एनडीए सत्ता में आती है, इस पर कोई दो राय नहीं है कि वही जो हैं वो मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि एक बहस और एक तरह का ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ज्यादातर कह रहे हैं कि अब जो भारतीय राजनीति के परिदृश्य पे दो ही राष्ट्रीय पार्टी रहेंगे, जिसमें भाजपा तो बहुत तेजी से जो है वो अपना बना चुकी है। कांग्रेस में ये अभी भी छटपटाहट है, क्योंकि कांग्रेस को अगर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपने आप को चुनावी नतीजों में बदलना है, तो उसको क्षेत्रीय पार्टियों की जो एक छाया है उससे बाहर निकलना होगा, वो आप लगातार देख रहे हैं। सर, दर्शक थोड़े से कंफ्यूज हैं वो, क्योंकि कई वीडियो, कई चीजें वायरल होती हैं। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि चचा ने अपने भतीजे से बात की, यानी कि नीतीश जी की बात तेजस्वी से हुई है। तो इन सब चीजों में कितनी सच्चाई आप देखते हैं? क्या ऐसा हो रहा होगा? देखिए, पत्रकारिता में आप ये देखिए कि अब हमारा को आपको ये देखना है कि भाई किसको क्या चाहिए। आज लगातार आप खबरें देख रहे हैं। हम तो जब से ये जो जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू का अ, मिलन हुआ है, हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार अब गई, आज गई, हमेशा एक तरह के संकट में है। तो ये भी एक तरह का ऐसा नैरेटिव है, जो आपने एक वीडियो देखा होगा कि हमारे जो पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने कहा है कि भतीजा के साथ चले जाएंगे, वो एक नया समीकरण बन जाएगा। देखिए, ये इस तरह की जो पतंग है ना, हमारे पत्रकार साथी और उनके साथ नेता मिलके हर रोज उड़ाते हैं, लेकिन वो पतंग उड़ नहीं पाती है, क्योंकि उसकी वजह है। देखिए, तेजस्वी यादव का अगर हम देखें, उसने अभी तक राजनीति में उसका व्यक्तिगत प्रदर्शन क्या है? वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। वो उस घराने के युवराज हैं। वो अभी तक जो उप मुख्यमंत्री के पद पे उसमें रहे हैं, उसपे भी वो अपना काम पूरी तरह से कर नहीं पाए हैं। तो अभी तो जनता को उनको परखना है, देखना है। तो ऐसे में कि वो नीतीश कुमार के साथ
चाचा और भतीजा आ जाएँगे, मुझे इसमें कहीं भी सत्यता नहीं लग रही है क्योंकि हाँ, जब आप क्योंकि एक नया देखिए ना, अगर आप मोदी विरोध की बात करते हैं, तो आपको बहुत व्यूज़ मिलते हैं, क्योंकि अब उसका एक ऐसा वर्ग आ गया है कि उसको उसमें रस आता है। कहते हैं ना अगर आपके पास कोई चीज़ ना हो तो कोई बात नहीं, अगर कुछ होने का भ्रम हो जाए, तो इससे बड़ी दुविधा तो कुछ नहीं है। बस यही एक भ्रम बना हुआ है कि चाचा और भतीजा जो है, वो सामने आ जाएँगे। सर एक चीज़ चलते-चलते ये भी बताइए कि आप अभी पटना से सब होकर आए हैं बिहार से। 2 चीज़ों का पूछूँगा, एक प्रशांत किशोर का ज़मीन पर आपको क्या दिखा? दूसरा कि ये एलजेपी के चिराग पासवान का। इन लोगों की क्या भूमिका आप देख रहे हैं आने वाले वक़्त में? देखिए, जहाँ तक प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर का लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक उनका जो संदेश है वो जाए हैं क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है, बदलाव की और आपने भी देखा होगा प्रशांत किशोर ने एक नब्ज पकड़ ली है। वो जितने भी हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं, उन पर उल्टा सवाल करते हैं वो। तो यानी कि उसको ये समझ में आ गया है कि अगर इस पूरे सिस्टम में राजनीति कहीं ज़िम्मेदार है, तो कहीं न कहीं मीडिया भी उसका भागीदार है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार उन्होंने एक जो बदलाव की बात कही है, वो एक अलग तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि वो एक बहुत बड़े रणनीतिकार तो हैं, वो चुनाव किसको जिताना है, वो बेहतर जानते हैं और उन्होंने उसमें अपना कमाल दिखाया भी है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब चुनाव की जो हमारा जो लोकतंत्र है, इसमें उसी को नेता माना जाता है, जो आमने-सामने जाके खुद लड़ता है। जो पीछे से लड़ता है तो उसके लिए तो राज्यसभा है ही है ना, विधान परिषद है ही है ना। तो जब उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया, तो उनका ग्राफ धीरे-धीरे नीचे आया है और लोगों ने उनको सीरियस प्लेयर नहीं माना है, ये कई लोगों ने वहाँ बताया है। चिराग पासवान निश्चित रूप से एक युवा हैं और जो बिहारी फर्स्ट का उनका नारा है, वो लोगों के बीच में आज भी असर है, लेकिन अब मौजूदा समय में वो नीतीश कुमार और अ, के साथ किस तरह से सामंजस्य बिठाएँगे, ये वाले देखने वाली बात होगी क्योंकि भाजपा के लिए तो वो हनुमान है ही हैं, लेकिन नीतीश चाचा के साथ वो भतीजा, जो वो कैसे अपना सामंजस्य बनाएगा, अगर वो नीतीश कुमार को अपना चाचा दिल से मानेंगे, तो भविष्य लंबा है ही। सर एक चीज़ और बता दिए चलते-चलते क्योंकि आने वाले जो अभी दूसरा चरण है उसमें सीमांचल में वोटिंग होगी। तो सीमांचल का मुसलमान क्या नीतीश की तरफ है? देखिए, ये कहना निश्चित रूप से कुछ मतदाता उसका साथ रहेगा, लेकिन सीमांचल का जो मतदाता है, वो ओवैसी की तरफ ज़्यादा कर रहा है। वो यही कह रहा है कि इस बार हमने जो सुनना है, वो हैदराबाद की आवाज़ सुनना है। उनका ये भी एक बात कहना है कि बीजेपी का डर दिखा-दिखा कर बीजेपी तो आ गई और बीजेपी तो सत्ता में है ही, तो हम क्यों ना एक नया अब हमें इस डर से बाहर निकलना होगा। यही आज की भारतीय राजनीति का है कि मुसलमान डर से कब बाहर आएगा और अपना दिया लेकर वो एक नई रोशनी मुसलमानों के बीच में जगाएगा। तो सीमांचल से मुझे उम्मीद है कि मुसलमान जो दिया है वो अपना जलाएगा। बिल्कुल सही है, मैं आपको बता दूँ आपने देखा भी होगा आपके मित्र हैं, अभी भी अफ़ज़ाल अंसारी साहब सीमांचल में घूम रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर 9% लोग हैं गाज़ीपुर में वहाँ से मैं जीतता हूँ। ओवैसी हैदराबाद और साउथ में जाके करें 90 और 80% में आकर क्यों पतंग उड़ाते हैं? देखिए, हर किसी की राजनीति का अपना-अपना करने का तरीका है। देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा अगर कहीं लड़ाई है ना, तो वो मुसलमान के वोट को लेकर है। आपने देखा होगा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने क्या कहा है कि कांग्रेस ही मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है। यानी कि कांग्रेस को जो सबसे बड़ी है कि वो सबसे बड़ी मुस्लिम की हितैषी है। ओवैसी साहब क्या है कि देखिए आजकल लोगों का एक नजरिया है जो स्पष्टता के साथ अपनी बात कहें तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से ओवैसी लगातार अपनी बात करते हैं तो कहीं न कहीं मुसलमानों में एक संदेश तो है कि कम से कम हमारी बात कहने वाला तो कोई है और अफ़ज़ाल साहब क्योंकि गाज़ीपुर से आते हैं, उनकी अपनी एक अलग तरह की
राजनीति है, क्योंकि अब वो योगी राज में जिस तरह से एक लड़ाई है, क्योंकि अभी तक आपने देखे ना कि जितने भी मुस्लिम नेता उत्तर प्रदेश में हुए हैं, वो सत्ता के कहीं न कहीं करीब रहे हैं, चाहे वो मायावती का शासन हो या फिर मुलायम सिंह का शासन हो। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि अगर जिसके साथ मखनी खाई है, तो चटनी भी खाइए। तो अफ़ज़ाल अंसारी साहब को तो अभी चटनी खानी पड़ रही है। तो अब वो जो ये चीज़ों को लेकर इस संघर्ष में वो अपनी राजनीति को कैसे चमकाएँगे? क्योंकि मुझे लगता है कि ये सुनने से शिखर की यात्रा मुस्लिम नेताओं के लिए, जो स्थापित नेता है, उनके लिए हो रहे हैं और ओवैसी जो है, वो नए मुस्लिम नेताओं को आगे ला रहे हैं। तो चलते-चलते बस ये बता दीजिए दूसरा चरण है तो आपको क्या लगता है कि इससे भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होने जा रही है, महिलाएँ और यूथ फिर निकलने वाले हैं? निश्चित रूप से जिस तरह का उत्साह जो है बिहार की जनता में है, उसको देखते हुए दूसरा चरण भी बम्पर होगा और अभी तो जो आप देख रहे हैं सीमांचल का है, अगर हम ये भी बात मान लें कि बदलाव की अगर किसी मतदाता में है, तो भी वो आगे आएगा और अगर किसी को नीतीश कुमार को या एनडीए को लाना है, तो वो भी आएगा क्योंकि अब सारी लड़ाई जो है, वो ये हो रही है कि ईवीएम मशीनों तक ज़्यादा से ज़्यादा अपने समर्थकों को कैसे ले जाएँगे और आपने देखा होगा कि पहले चरण में जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि स्पेशल ट्रेन जा रही है और मुफ्त जा रही है, तो हर कोई जो है ईवीएम पर जाने की कोशिश करेगा और दोनों ही गठबंधन जो बिहार में है, उनके लिए तो मरने की जो है, जीने और मरने का सवाल बना हुआ है। सर चलते-चलते कोई शेर याद आ रहा है बिहार की स्थिति में या आज के वक़्त के दौर में? देखिए, बिल्कुल मुझे ये लगता है कि जो बिहार के नेताओं को मैं देखता हूँ, तो किसी ने कहा था कि तू खुदा से मुखातिब, मैं तुमसे मुखातिब, तुझे भी नशा और मुझे भी नशा। तो जनता तो वो कहते हैं कि बस क्या नहीं करे, वो खुदा के समान जो है, वो जनता का इस तरह से सम्मान कर रहा है। वो यही कह रहा है नेता कि मुझे इतना नशा है कि मैं कैसे तुम्हें जो है, वो हर कुछ 30,000 40 जो चाहे वो ले ले। तो ये जो नेता में तो लुटाने का नशा है और जनता में पाने का नशा है, क्योंकि यही दौर है जब आपको कुछ मिलेगा। जी, तो बहुत अच्छी बात की। अब एक बात ये भी है, मैं भी कह दूँ कि अब आने वाला वक़्त बताएगा कि 14 तारीख बताएगी कि जनता किसका नशा उतारती है। तो जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र पर पता चलेगा। अपने दोस्त हैदराबाद तक को इजाज़त दीजिए। हमारे साथ नरेश जी आपने हमें इतना वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ और जानेंगे कुछ अंदर की बात। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।